नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में आप कुछ महीने का समय बचा हुआ है और सियासी दलों में सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवार चयन तक चर्चा काफी तेज हो गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल अभी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन ही कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में उम्मीदवार चयन की कवायद को तेज कर दिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हर चुनावों से पहले की तरह इस बार भी बीजेपी चुनावी तैयारियों को लेकर दूसरे दलों से आगे चल रही है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीजेपी ने हर सीट से तीन सबसे लोकप्रिय नेताओं के नाम मांगे हैं। उम्मीदवार चयन में बीजेपी किस फॉर्मूले के सहारे आगे बढ़ेगी, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। बीजेपी ने हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारने का दांव चला था। अब माना जा रहा है कि पार्टी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सांसदों और राज्यों की सरकारों में मंत्रियों विधायकों को उम्मीदवार बना सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त महीने में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ने के संकेत दे दिए थे। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी को राज्यसभा सांसदों पर दांव लगाने का दक्षिण के राज्यों में लाभ मिल सकता है। बीजेपी एल मुरुगन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु की किसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो वहीं वी मुरलीधरन को केरल, राजीव चंद्रशेखर को कर्नाटक या केरल से टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह पीयूष गोयल के महाराष्ट्र, धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव के ओडिशा, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया के गुजरात, भूपेंद्र यादव के हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। बीजेपी ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 1 राज्यसभा सांसद समेत 21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। इनमें से कुछ केंद्रीय मंत्री भी थे। सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का प्रयोग सफल रहा था और 12 सांसद चुनावी बाजी जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों दक्षिण भारत में पार्टी राज्यसभा सांसदों के साथ ही कुछ विधायकों पर भी दांव लगा सकती है। इससे बीजेपी को उन राज्यों में बड़े चेहरों को उतारने से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही लोगों तक पार्टी की बात पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। बीजेपी का मानना है कि निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, वी मुरलीधरन जैसे बड़े चेहरे जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो पार्टी को आसपास की सीटों पर भी फायदा मिल सकता है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे पूरे क्षेत्र में पॉजिटिव माहौल बनेगा, जैसा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। कमजोर सीट से बड़े नेताओं को उतारने के पीछे बीजेपी की रणनीति ये संदेश देने की भी है कि पार्टी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। राज्यसभा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी के पीछे उच्च सदन को लेकर पार्टी का अघोषित नियम भी वजह है। कुछ अपवाद छोड़ दें तो बीजेपी उच्च सदन में जाने के 2 से अधिक मौके नहीं देती है। इससे राज्यसभा में नए चेहरे भेजने का रास्ता भी साफ होता है। बीजेपी ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने 2014 में अरुण जेटली को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया था। वहीं 2019 में रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी को भी टिकट दिया गया था। इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही हरदीप सिंह पुरी, एस जयशंकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी रणभूमि में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से राज्यों के चुनाव में सांसदों को उतारा था, उसी तर्ज पर पार्टी लोकसभा चुनाव में विधायकों और पूर्व विधायकों को उतार सकती है। इस रणनीति के पीछे ये मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरह राज्य में नए चेहरों को जगह दी गई है, उसी तरह कुछ नए चेहरों को केंद्र की सियासत में भी लाया जा रहा है। पार्टी इस तरह के प्रयोग पहले भी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में तब मंत्री रही रीता बहुगुणा जोशी को भी उम्मीदवार बना दिया था और वह संसद पहुंची थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुश्किल माने जाने वाली विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही घोषित कर दिए थे।
पार्टी 2024 के चुनाव में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है। इससे उम्मीदवार को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा और विपक्षी पार्टियों पर भी जल्द पत्ते खोलने का दबाव बढ़ेगा। जहां बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दिल्ली सभी राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी दलों में अभी सीटों के तालमेल को लेकर इंडिया गठबंधन में कुछ भी साफ तौर पर तय नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2024 के मिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काफी तैयार नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है और कई तरह की घोषणाएं भी की जा रही हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा देती हूं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी कार्यक्रम में। प्रखर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है प्रखर जी कार्यक्रम में। डॉक्टर नीरज जैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है नीरज जी। साथ ही साथ राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आपके साथ। बीजेपी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में विधानसभा के फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाली है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह विधानसभा में ये फॉर्मूला काम कर गया, तो क्या लोकसभा में भी काम कर जाएगा? क्योंकि दोनों ही चुनाव काफी अलग होते हैं। विधानसभा का पैटर्न कुछ अलग होता है, लोकसभा चुनाव का कुछ अलग होता है। सर सभी लोग राजेश जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? राजेश जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रखर जी क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो विधानसभा का जो फॉर्मूला था उसको इस्तेमाल करते हुए लोकसभा चुनाव में नजर आ रही है, आपको लगता है ये फॉर्मूला काम कर जाएगा? देखिए, जब पार्टी के सांसद काम ही नहीं करेंगे तो उनको बदला जाएगा, उनके टिकटें बदलेंगे ही। भाई 5 साल कोई काम तो किया नहीं है, तो ये सांसद इनकी इतनी स्ट्रैटेजी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रैटेजी क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है। आज भी हमारी आम आदमी पार्टी से साथ बैठा कोई, इंडिया गठबंधन मिलकर के एक सशक्त फोर्स बनते हुए 2024 में अपनी सरकार बनाएगा। क्यों सरकार बनाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी खराब नीतियां हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे 2022 में जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोल रहे थे और उसी समय बिल्किस बानो के अपराधियों को जो सजा अपराधी थे उनको छोड़ दिया जाता है, जिसमें हमारी होम मिनिस्ट्री तक इन्वॉल्व थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट को बदल दिया। बृजभूषण सिंह पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनके खिलाफ तो एफआईआर भी आज तक उनकी पार्टी में और एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी। लेकिन लोकसभा की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी तो कहीं आगे नजर आ रही है, वो इस बात को कह रही है। कांग्रेस की तरफ से तो अभी कुछ तय ही नहीं हो पाया। अच्छा, उनकी तरफ से कौन से गठबंधन दल को उन्होंने कौन सी सीटें दे दी? ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मंत्री तक नहीं बनाया। आप बताइए, संजय निषाद को उन्होंने कितनी पार्टियों को, किस पार्टी को उन्होंने सीट डिक्लेयर कर दी, मुझे बता दीजिए। ठीक है, इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है वो तो है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? राजेश जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज हमारे पहुंच रही है। हमारी पार्टी प्रधानमंत्री में हमारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं ऊपर, यहाँ सीट शेयरिंग का मतलब नहीं है। यहाँ जो है तो प्रधानमंत्री के किए हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो। हमारा जो भी गठबंधन होने वाला है, चाहे चिराग जी के साथ है, उपेंद्र जी के साथ है, चाहे यूपी में जिन लोगों के साथ है, हम लोग चुनावी तैयारी के पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। हाँ, इन लोगों की तरह नहीं है कि पंजाब में जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी लोकसभा, तो कांग्रेस अपने आप को भारी समझती है। वहाँ जो है आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा। सर, हर सीट से 3-3 नाम मांगने के पीछे क्या कारण? राजेश जी देखिए, हमारे पार्टी कार्यकर्ता बेस का पार्टी है और उस परिस्थिति में हर कार्यकर्ता एक आशा करता है कि हमको भी चुनाव लड़ने का जो है मौका मिलना चाहिए। उस क्षेत्र में 3 नाम इसलिए मांगा जा रहा है कि जो जनता के बीच में रहेंगे, जिनका जनता में पकड़ होगा, उसको पार्टी तीनों में से एक पर विचार जो है सो किया जाएगा। इस पार्टी में हमारे शुरू से 3 नाम जो है सो जोड़ा जाता है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं
कि ये जो है सो पंजाब में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में किस तरह का गठबंधन बनाना चाहते हैं। अभी बिहार की स्थिति क्या है कि कांग्रेस जो है सो 10 सीट मांग रही है, आरजेडी 4 सीट देने के लिए तैयार है, और कांग्रेस से आरजेडी का गठबंधन होने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कह रही है कि हम 16 सीट सिटिंग है, हम 16 सीट से कम पर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो स्थिति इन लोगों को बहुत भयावह बना हुआ है। इन लोगों का गठबंधन देखिए राजेश जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपके सांसद हैं, जो आपके उम्मीदवार हैं, वो काम कहीं ना कहीं करना नहीं चाहते, इसीलिए विधायकों को और मंत्रियों को केंद्र की राजनीति से उठाकर राज्य में ले आया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में किसी को कह दिया जाता है कि आपको पार्टी का काम करना है तो पार्टी के काम करके ही वो खुश रहते हैं। दूसरा जो है सो संगठन में काम करना नहीं है, आपको चुनाव में लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। हमारा पार्टी जो है सो एक वर्कर लेवल पार्टी। आप अभी देखे ना कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। वहाँ को शिवराज सिंह चौहान जो है सो मुख्यमंत्री थे 17 साल लगातार। इसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री पद के जगह पर पार्टी के कार्यक्रम में लाया गया है। कितने खुशी से वो जो है सो इस पद को जो है स्वीकार किया कि नहीं, हमको लोकसभा के चुनाव में पार्टी के काम करना है। तो हमारे पार्टी में किसी का ऑर्डर और राजमाता और देश माता नहीं बनाया जाता है कि दिल्ली जो कहेगी वही करेंगे। हमारे पार्टी में एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, एक मुख्यमंत्री कार्यकर्ता बन सकता है। उसको भारत माता की सेवा, पार्टी की सेवा, लोगों की सेवा में विश्वास रखें। ठीक है, नीरज जी के पास मैं आना चाहूंगी। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राज्यों के चुनाव में सांसदों को उतारा था, कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर पार्टी लोकसभा चुनाव में विधायकों को और पूर्व विधायकों को उतारने की तैयारी कर सकती है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश है? वक्ता जी प्रणाम। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य दल किस तरह से अपनी रणनीति बनाते ये उनका सोचना है। मेरा ये मानना है कि जब आप अभी भी न्यूज ही देख रहा था आपकी कि राज्यसभा के सांसदों को लोकसभा के चुनाव में उतारना, क्या आपके पास पार्टी के प्रत्याशी नहीं है? मैं सुन रहा था आपके पास, आप तो कह रहे 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोगों के नाम मांगे जा रहे हैं, पूरी तैयारी सब हो गई है। तो आखिर क्यों राज्यसभा के सदस्यों को जो नॉमिनेशन से जाते हैं या दूसरे इलेक्शन से जाते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर, तो ऐसी क्या अवस्था वो पड़ गई, स्थिति आ गई। दूसरी चीज ये जो है अभी राजस्थान का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी हारी है। ये अभी कुछ 2-3 मिनट पहले ही ये न्यूज है। ऐसी स्थिति में जब आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को अदर देन रिलीजन, धर्म के अलावा, हमारा फिर वही कहना है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम जीडीपी की ग्रोथ कैसे अपनी बढ़ाएं। हम अभी ये तो कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हम दुनिया की 5वीं जो है अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या बन रहे हैं नहीं है, हम कितने विकसित हो चुके, स्टिल वी आर इन अंडर डेवलप पोजिशन में। तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत प्रश्न सोचना पड़ेगा। ठीक है, राजलक्ष्मी जी, यही सवाल आपका मेरा आपसे है। जी नमस्ते वक्ता जी। जी नमस्कार। देखिए मैंने आपसे जापान की, चीन की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया हुआ 140 करोड़ जनसंख्या लेके। राजेश जी रुकिए, राजलक्ष्मी जी। जी वक्ता जी, ये मैंने आपसे पहले भी कुछ कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता मैंने ये देखी है कि हर कोई अपने आप को यहाँ का कार्यकर्ता बताता है। तो ये जो उनकी जो ये मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इन्होंने 3 नाम मांगे हैं। इनफैक्ट उनकी जो इंटरनल सर्वे होती है वो ऐसी होती है कि वो देखते हैं कि सबसे लोकप्रिय कौन लोग हैं, और अगर उनमें से हो सकता है कि वो उधर के स्थानीय कोई विधायक नहीं भी हो, स्थानीय कोई मतलब MP MLA कोई भी नहीं भी हो, तो भी अगर वो सबसे लोकप्रिय है, अगर उनको लगता है कि ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो फिर उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो ये उनका जो उनकी पूरी तरीके से उनका फुल कॉन्फिडेंस उनके सर्वे पे होती है, तो वो पूरी तरीके से वो जांच करते हैं। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। वो ये देखकर नहीं करती कि दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। वो ये मतलब उनका पूरा क्लैरिटी होता है कि वो
कॉन्स्टिट्यूंसी से किसको लड़ाना चाहते हैं। और अगर कोई राज्यसभा से लड़े भी तो वो भले उस वक्त वो नॉमिनेटेड हो, लेकिन इस बार तो उनको पूरी लोकतंत्र से ही पूरा कैंपेनिंग वगैरह जो भी है वो पूरी तरीके से करके पूरी डेमोक्रेटिकली होगी वो। मतलब ये इसमें कोई लोकतंत्र नहीं है ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो कोई भी लड़ सकता है, आप भले राज्यसभा से हो, आप भले विधायक हो या मतलब कोई भी हो, आप काउंसलर हो, लेकिन अगर आप में क्षमता है तो आपको टिकट मिलेगी। ये मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। देखिए तेजस्वी सूर्या जब एमपी बने तब उस वक्त वो कोई एमपी एमएलए थे नहीं, स्थानीय एमपी एमएलए थे नहीं, वो तो काउंसलर भी नहीं थे, लेकिन उनको टिकट मिली और वो आज अच्छी तरीके से वो अपना जो टेन्योर है वो निभा रहे हैं। तो उसमें देखिए वो भले उम्र कुछ भी हो उनकी या उनकी पहले कोई एक्सपीरियंस हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम किया है, उनका क्या रिकॉर्ड है, इस पर जाकर यानी कि काम को देखकर और आप जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नया चेहरा है या पुराना, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है, काम करेगा वो आगे आएगा, यही कहना चाहती हैं राजलक्ष्मी जी आप? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जैसा कि अभी राजलक्ष्मी जी कह रही थी कि जो मुश्किल राज्य थे, जो मुश्किल विधानसभा सीटें मानी जाती थी, वहां पर उम्मीदवारों के नाम का चुनावी जो कार्यक्रम था उसका ऐलान बहुत पहले ही कर दिया था और पार्टी अब 2024 के लिए भी यही काम पहले से कर रही है। क्या लगता है कि ये एक ठीक रणनीति आपको नहीं लगती है कि चुनाव प्रचार के लिए भी वक्त भी मिलता है, अपने पूरे क्षेत्र को समझने का मौका भी मिलता है, अगर पहले से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर जल्द पत्ते खोलने का भी दबाव बनता है? प्रखर जी, वो गवर्नमेंट में थे और भारत सरकार में भी सेंट्रल में वो गवर्नमेंट में है, तो गवर्नमेंट में जब है तो जो सांसद को लिया है जो ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसका टिकट डिक्लेयर करने में क्या है, उसी के 5 सालों को दिखा के तो वो चुनाव लड़ेगा। उसने पिछले 5 साल में क्या काम किया है उसी का तो वो रिजल्ट आएगा, उसी के लिए तो वो चुनाव लड़ेगा। जनता पसंद करेगी नहीं पसंद करेगी। दूसरी चीज ये कहते हैं नए लोगों को टिकट दे रहे हैं। हाँ। अरे भाई अगर आप राज्यसभा सांसदों को टिकट दे रहे हैं तो कहाँ नए लोगों को टिकट दे रहे हैं? आप दीजिए किसी आम कार्यकर्ताओं को उसकी जगह। आप तो सांसदों को, आपने विधायकी के चुनाव में सांसदों को टिकट दिया और यहाँ राज्यसभा सांसदों को टिकट दे रहे हैं, तो ये तर्क तो इनका बिल्कुल गलत है कि हम नए लोगों को टिकट दे रहे हैं। नए लोगों को कहाँ दे दिया? आपने ऑलरेडी उससे ज्यादा एस्टैब्लिश लोगों को टिकट दिया क्योंकि आपके लोगों ने काम नहीं किया था। और देखिए ये सेंट्रल का चुनाव है, ये सेंट्रल के चुनाव में सेंट्रल के मुद्दे आते हैं, पूछा जाएगा कि 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा था वो पूरा किया कि नहीं पूरा किया। जितने भी वादे हैं देश की इकोनॉमी का क्या किया आपने जो 5 ट्रिलियन का वादा किया था वो क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम आज देश की कहाँ है? भुखमरी के इंडेक्स में हम लोग नेपाल और पाकिस्तान से खराब स्थिति में है। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब इस बात का देना पड़ेगा कि 2.5 लाख करोड़ कैसे कर्जा पहुंचा दिया आपने 10 साल में। पिछले 60 सालों में 50 लाख करोड़ था, 2.5 लाख करोड़ कैसे पहुंचा दिया? ये सब जवाब देना पड़ेगा आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर जो आज के विपरीत जो आज के टाइम पर महिला का शोषण हो रहा है, जिसमें आपके नेता इन्वॉल्व है, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी आपके सोनभद्र के विधायक को आपने टिकट दिया, ऑलरेडी वो उसके ऊपर आरोप लगा हुआ था, उसके बाद आपने उसको टिकट दिया। अभी उससे कुछ दिन पहले राजेश जी बात सही है क्या? इस बात को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है? लोकसभा चुनाव में लगातार इस बात की बात की जाती है कि जो दागी विधायक होंगे या जो दागी उम्मीदवार होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, तो क्या लोकसभा चुनाव में इस बात का ध्यान रखा नहीं जाएगा? राजेश जी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे लोकल लेवल के चुनाव से लेके पार्लियामेंट तक का चुनाव देखेगा ना तो हमारे पार्टी के दागी लोगों की संख्या नग्न के बराबर है। और ये कांग्रेस वाले जो है ना, इनको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। पहले मैं जब बोल रहा हूँ तो पूरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि जब मैं बोल नहीं सर आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। राजेश जी आप बोलिए, आपकी बात खत्म होने के बाद ही मैं प्रखर जी के पास जाऊंगी। कहिए सर। नहीं, अभी हमारे जैन साहब कह रहे थे कि इलेक्शन अभी राजस्थान में हुआ है, एक सीट पर हमारी पार्टी के नेता जो है हमारे पार्टी के कैंडिडेट हार गए। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यदि हमको 100 में 100% वोट हो जाए तब चुनाव राजनीति का मतलब क्या होगा? चुनाव करने का क्या मतलब होता है? आप एक विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से
भारतीय जनता पार्टी के आकलन करते हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी है ना जो पहली बार एमएलए एक संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता को जो पिछले लाइन में बैठा हुआ था उसको राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया है। अभी स्मृति ईरानी हमारे पार्टी का सीनियर लीडर है, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, वो राज्यसभा से थी। अभी देखे ना इनके जो राजकुमार उनको जाके यूपी में चुनाव हरा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को पूरी तरह समझती है कि कौन कार्यकर्ता किस काम के लायक है। उसको मंदिर में झाड़ू दिलवाना है कि गरीबों को कंबल बांटना है कि योजनाओं का देख रेख करना है कि संसद में बैठाना है कि विधानसभा में बैठाना है। यहाँ दिल्ली से तय नहीं होती है, सोनिया माता राहुल जी तय नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है। नरेंद्र मोदी के किए हुए काम के लेके जो मैं पिछले 9.5 पौने 10 साल में हमारी पार्टी ने काम किया है, एक गरीब आदमी के गैस सिलेंडर से लेके और चांद पर पहुंचने तक का जो काम किया है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी पार्टी जो है जो काम किया है, जो भारत की इज्जत को पूरे विश्व में दिला। अभी देखे ना कल की घटना है, मालदीव में क्या हुआ था। मालदीव में छोटी सी बात इनके मंत्री ने बोले, वहाँ के जो है सो प्रधानमंत्री ने तीनों मंत्री को बर्खास्त कर दिया। यह है मोदी, यह है मोदी की गारंटी। और आने वाला दिन में देख लीजिएगा कि 400 में 4 सुन लीजिए पूरा सीट लेके आएंगे। देख लीजिएगा कि वही जनता के बदौलत। ठीक है प्रखर जी। देखिए बीजेपी प्रवक्ता की मैंने बात सुनी, इनको एक चीज पर जवाब दे, दागी लोगों पर वो बात करी। आप बताइए ब्रिजभूषण सिंह को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? इन्हीं की दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ लिखा है कि उन्होंने इन घटनाओं को किया है। टिकट देंगे कि नहीं टिकट देंगे, सीधे बता दें हमको। तो सर जैसे आपकी चर्चा चल रही है वो भी तो यही कह रहे हैं, जिसको देंगे हमारी भी चर्चा चल रही है। कोई बताना कहाँ चाहता है, कोई भी पार्टी हो। अरे दागी लोगों को बता रहे ना, इस पर भी सोचना पड़ेगा ब्रिजभूषण सिंह को। इनको अगर ब्रिजभूषण सिंह पर सोचना पड़े तो ये शर्म का विषय है। आज सुप्रीम सुन लीजिए, ब्रिजभूषण सिंह को ब्रिजभूषण सिंह के कोर्ट ने दोषित कर दिया। कोर्ट ने दोषित कर दिया। ब्रिजभूषण सिंह के टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस केंद्रीय टीम डिसाइड करेगा। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के आया करिए, थोड़ा पढ़ लिया करिए। नहीं हम पढ़ के आते हैं, हम पढ़ के आते हैं। हम 9 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट क्या बोला है और 25 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह पढ़ के आते हैं। हम एक पार्टी का माला लेके नहीं जपते। अरे शांत रहिए, अरे शांत रहिए। आपके यहाँ हर चीज दिल्ली से होती है। ठीक है नीरज जी, इसी बात को लेकर मेरा सवाल है कि जिस तरह से राज्य के चुनावों में सांसदों को उतारा गया, वहीं पर एक और कोशिश लोकसभा चुनाव में भी विधायकों को, पूर्व विधायकों को उतारकर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की है कि राज्य में नए चेहरों को जगह दी गई है। जैसे उसी तरह से कुछ नए चेहरों को अब केंद्र में जगह दी जाए, केंद्र की सियासत में लाया जाए। ये पार्टी प्रयोग पहले भी कर चुकी है, 2019 में भी। क्या लगता है आपको, अगर इस तरह का प्रयोग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है तो कितना कारगर रहेगा? देखिए ये कितना कारगर रहेगा, कारगर नहीं रहेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए। और बस आपको सिलसिलेवार चीजें बता दूं, ये जैसे अभी देखिए हर पार्टी का एक नहीं 3-3, 4-4 प्रत्याशी मांगे जाते हैं, उसी में से तय होते हैं। यही समझ में नहीं आता है कि अगर आप ऑलरेडी आपके इतने सांसद हैं चुने हुए, तो क्या उन्होंने कार्य नहीं किया या जनता की आस्था उनसे हट गई है? किस वजह से उनको नए चेहरों को लाया जा रहा है? क्या ओवर एज वाला फैक्टर है, ओवर एज का फैक्टर है जो इन्होंने डिसाइड किया था? तो उसमें कौन कौन आ रहा है, क्या उसमें भी एक्सेप्शन रहेगा? और ये बात ऐसे करना जैसे अभी हमारे बहुत छोटे भाई हैं, सभी छोटे हैं, जो मालदीव की चर्चा की, बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री को हमारे देश पे कोई अगर उल्टा सीधा बोले, उस पर पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए। मालदीव सरकार ने कदम उठाया, ठीक है, लेकिन क्या हमारा देश अपना मणिपुर में हुआ? आज तक कोई भी सत्ता का प्रधानमंत्री से गृह मंत्री कोई मंत्री मणिपुर में गया? क्या मणिपुर के लोग नहीं है? या आपके जो शासित राज्य है आप उस पर नहीं बोलेंगे? नूह की हिंसा हुई हरियाणा, उस पर आप नहीं बोलेंगे? अच्छा दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी हम आपको एक और वक्ता जी बहुत अच्छी चीज बता दें, प्रवक्ता महोदय आप ही जान लीजिए कि आपकी जो है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर प्रचार करें तो समझ में आता है। हम तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेकिन अब हमारे संज्ञान में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी
पूरे जो आप के जो भी अचीवमेंट आप बता रहे हैं उनके लिए आप माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षकों से इतवार के दिन रैली निकलवा रहे हैं, प्रभात फेरी। ये तो बहुत शर्म की बात है भाई। यदि आपका संगठन पूरे देश दुनिया में इतना बड़ा है और हर स्तर पर कार्य कर रहा है, वो आपने वास्तव में कार्य किए हैं, तो आपको किस चीज की चिंता है? आप प्रत्याशी उतारिए और अपना जीत जाइए। भाई देखिए, तो जनता तय करेगी, न कि राजेश सिंह करेंगे, न वो करेंगे आपके प्रखर सिंह, न नीरज जैन, न जोशी मैम। जनता तय करेगी किसको जीतना है, किसको नहीं जीतना। लेकिन देश के हालात, आप दुनिया में कितना बड़ा जनता जीतते रही है, लेकिन देश के हालात अच्छे नहीं है, ये सब जानते हैं। देश के हालातों पर सोच करके, चिंतन करके, मनन करके देश के ऊपर चर्चा होनी। बिल्कुल। इसी पर मेरा सवाल आपसे है राजलक्ष्मी जी। जी बताइए। नहीं, जो मैंने नीरज जी से पूछा कि जिस तरह का प्रयोग लोकसभा चुनाव के लिए करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, के कारगर साबित होगा? जी, जैसे मैंने कहा कि अभी देखिए, हो सकता है कि कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी हो, क्योंकि अभी ये सभी जो विधायक हैं, जो सभी जो एमपीज हैं, उनके जो कुछ के 5 साल, कुछ के 10 साल हो चुके हैं अभी, तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी की एक फैक्टर हो सकती है। तो फिर इसीलिए ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो एक नयापन भी लाए उसमें, और ये भी देखें कि सबसे अच्छी विनेबिलिटी किसकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उधर कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि एक जैसे स्टेट इलेक्शन में भी उन्होंने क्या किया, एक राजनीतिक दल की तरह उन्होंने इस इलेक्शन को फेस किया है, न कि कोई एक इंडिविजुअल को। तो फिर वो पूरे एक राजनीतिक दल की तरफ ये क्या मतलब क्या क्या उनके अचीवमेंट थे, इनको उन्होंने जो है प्रोजेक्ट किया हुआ है। अभी भी फोकस वैसे ही है। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट भी है, वो तीसरा फैक्टर होता है। लेकिन क्योंकि जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है कि पूरे देश में माहौल क्या है, कि किसको फेवर में है, किसके फेवर में है, और दूसरा ये होगा कि राजनीतिक दल कौन सा है और उसकी लीडरशिप क्या है, कौन है उसकी लीडर। तो और तीसरा फैक्टर ये होगा कि उधर के लोकल कैंडिडेट आपके कौन है। तो ये जो है, ये तीनों फैक्टर्स में जो सबसे तीसरा है वो है लोकल कैंडिडेट। तो लोकल कैंडिडेट, उनको अगर ऐसा लगे कि इधर कुछ नयापन लाने से हमको ज्यादा फायदा होगा तो वो वैसा करेंगे। अगर तो और वो भी मैंने आपसे वही कहा कि वो इसी को देखकर चुनते हैं कि यहाँ सबसे पॉपुलर कौन है, ये जो हमारे कार्यकर्ताओं में से सबसे पॉपुलर कौन है, उनको हम टिकट देंगे, ये उनका सोचना होता है। तो ये जो है उसमें नयापन भी आ जाएगा, पार्टी की जो अचीवमेंट्स है उसको भी वो फोकस करते ही हैं, और जो गारंटीज होती हैं, जो भी वो कहते हैं आगे के लिए, तो उसमें पूरे पार्टी की तरफ से होती है जो भी है वो। तो फिर वो क्लैरिटी है उनमें कि ये जो है, हम ये पूरे तीनों विषयों में हम इसको अचीव कर पाएंगे। तो फिर वो मुझे लगता है कि उनका स्ट्रैटेजी ठीक ही है कि जहाँ पर जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर आप फोकस करेंगे, और अगर किसी की कुछ वीकनेस है तो फिर किसी और को वहाँ पर मौका दे देंगे। तो विधायकों का टिकट जो काटा जाएगा, जिन पर जो दागी हैं, उसका जवाब अभी आपने दिया। बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र भी करती आई है कि परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है, परिवारवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बड़े नेता होते हैं उनके साथ साथ उनके घर परिवार वालों को भी टिकट दे दिया जाता है। तो इस पर अमल करने की जरूरत है। इस बार कुछ बदलेगा? नहीं, हमारे सर, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है हम तक सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, परिवार को टिकट दिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन हमारे पार्टी में एक नियम है कि वो कार्यकर्ता पहले रहते हैं। आपको राजनाथ सिंह के बेटे की बात करिएगा, जो हमारे केंद्र में मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो उनके बेटा जो है से पहले कार्यकर्ता था, पार्टी में बहुत दिन तक काम किए, तो इसके बाद टिकट उनको मिला, इसके बाद एमएलए हो। और मैं एक बात डॉक्टर जैन साहब से कहना चाहते हैं कि मणिपुर का चर्चा जो है आप कर रहे थे, मणिपुर में हमारे गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री सर, मणिपुर की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। राजेश जी, कृपया करके मणिपुर की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, और आप बार बार इस बात को ना दोहराएं।
हाँ, नहीं, डॉक्टर नीरज पूछ रहे थे कि मणिपुर का चर्चा क्यों नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनका जवाब दे रहा था। अभी आपके डिबेट में बोले, देखिए हमारी पार्टी 3 चीज पर विश्वास करती है, कार्यकर्ता, समाज सेवा और देश सेवा। अब क्या है कि हमारी पार्टी में कोई लॉन्च करके नहीं आती है कि नहीं, कोई लॉन्च करके आया उसको जो है सो, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इसके बाद राजीव गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी के बेटा, फिर वडेरा का बेटा। तो हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे पार्टी में होता है कि अभी देखे होंगे कि एक आदिवासी को एक जो है सो आदिवासी को मुख्यमंत्री, एक आदिवासी को जो है सो राष्ट्रपति बनाया गया। वो कोई परिवारवाद से नहीं लॉन्च किया है गया है। तो मेरा पार्टी हमेशा जो है से लोग जनहित की बात करता है। हमारे पार्टी के अभिनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे 4 ही जात है, किसान, गरीब, मजदूर और महिला। हम लोग जात पात में नहीं बांटते हैं समाज को। और आने वाला दिन में देखिएगा कि हमारे विजन किए हुए कार्य के कारण हम पार्टी में 400 पार होंगे और स्पष्ट बहुमत से हम आने वाला 2024 में सरकार बनाएंगे। और आपके टीम से मैं अनुरोध करूंगा कि मई अप्रैल के बाद जो चुनाव का रिजल्ट आएगा तो हमको फिर डिबेट में बताइएगा और फिर जैन साहब और हमारे साथी को बुलाइएगा। उस दिन हम जवाब देंगे कि जनता का छोट और किया हुआ काम का ही परिणाम है कि हम लोग पूरे मैंडेट के साथ जो है फिर 2024 का हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रखर जी इनकी बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले एक करता हूँ, मालदीव का इन्होंने नाम दिया था, मैं मालदीव से शुरुआत करता हूँ। देखिए, मालदीव जैसा छोटा देश जो हम पर पूरी तरह आश्रित है, अगर वहां पर भारत विरोधी घटनाएं होती है तो ये सोचने का विषय है। कैसे चाइना का वहां इंफ्लुएंस बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जा रहा है, और उसका जो देश हम पर पूरी तरह आश्रित है वो इससे ज्यादा हमसे जंग तो कर नहीं सकता। अरे शांत रहिए, अपनी बारी बोलिएगा। राजेश जी अपनी बात बोलिएगा। अगर शब्द नहीं है तो अपनी बात बोलिएगा। अपनी बारी देश के 2 कानून लागू रहता था, 2 झंडा लागू रहता था, उसका याद नहीं आता है। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, डिबेट में आपको अपनी बारी बोलिएगा। ठीक है, फिर से शुरू करता हूँ। जब मालदीव जैसा छोटा देश जो पूरी तरह भारत पर आश्रित है, वो इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, हमसे जंग तो कर नहीं सकता। वो इससे ज्यादा क्या करेगा कि वहां पर नारे चल रहे हैं क्विट इंडिया के, भारत चले जाओ। ये क्यों हो रहा है? चाइना के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। आज बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी 4 घंटे पहले एक ट्वीट किया है कि भारत की लद्दाख की 4000 किलोमीटर की भूमि चाइना ने कब्जा कर ली है। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं? आप ट्वीट चेक कर सकती, 4 घंटे पहले कहा है, बीजेपी के ही नेता है, तो क्या वह झूठ बोल रहे हैं? तीसरी चीज, आ जाते हैं ये कहते हैं हमारे हमारा कोई जातिवाद नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी मन से खुद को ओबीसी को पिछड़ा बता देते हैं। पिछड़ा क्या मतलब कि ओबीसी बताते हैं तो जाति नहीं है। तीसरी चौथी चीज, अब आप आ जाते हैं, इन्होंने कहा हमारे 4 काम है। किसान के काले कानून कौन लाया और फिर वापस क्यों लिए? किसानों के हक में आपने काम किया था, इतने किसानों की शहादत हो गई, तो किसान की बातें तो आप ना करें। कांग्रेस पार्टी जब सेंट्रल में गवर्नमेंट में थी तो उसने किसानों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया था। आपने अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ किया, तो ये डबल स्टैंडर्ड आपके हैं। आपने कहा सुरक्षा, महिला सुरक्षा में तो इतनी बड़ी लिस्ट है। अभी आपके उत्तर बनारस के वाराणसी के IT सेल के लड़के ही पाए गए हैं। इस पर आप बोलेंगे, अपने नेता पर कोई कार्रवाई आप करते नहीं है। आपका विधायक अभी सोनभद्र का पकड़ा गया, इस पर आपको क्या कहना है? तो शर्म आनी चाहिए आप लोग को जो ये सारी चीजें कर रही हैं। बिल्किस बानो केस में आज ही वर्डिक्ट आया है, जिसमें आप लोगों ने छोड़ दिया, आपकी गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने, आपने छोड़ दिया उन लोगों को। क्यों छोड़ दिया था आपने? ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, मुझे नीरज जी का रुख करना है। नहीं, आप IIT बनारस की बात करते हैं। 6 घंटा के अंदर में 2 आदमी 6 घंटे अपराध किए थे जेल के अंदर। झूठ मत बोलिए, 6 घंटे में हुआ।
कितने दिनों बाद 6 घंटा के अंदर में जो है सो जेल के सलाखे के पीछे और तक देखिए अभी पूरे देश में यदि कानून की बात होती है ना, पूरे देश में कानून की बात होती है तो प्रोटेस्ट करती रही 60 दिन बाद। नहीं यूपी में आप दिल्ली में जो है सो घटना आप भूल गए हैं। प्रोटेस्ट कर रही थी ठीक है नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि निर्मला सीतारमण हो, भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, वी मुरलीधरन हो जैसे जो बड़े चेहरे हैं जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को जो आसपास की सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव माहौल बनेगा और जनता तक जिस तरह से पार्टी की जो बात है जो जनता तक पहुंचानी चाहिए वो कहीं ना कहीं एक आसान तरीके से पहुंच पाएगी। वक्ता जी बहुत साफ बात जान लीजिए कि टाइम विल टेल, समय बताएगा इसकी क्या होती है। लेकिन आप देख लीजिए कि ये जैसे अभी हमारे सब लोग कहा करते हैं कि आपने राष्ट्रपति आपने ट्राइबल से बनाया, इससे बनाया, लेकिन आप एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि आपने राष्ट्रपति एक बना दिए, एक आपने पूरा बैकग्राउंड को कवर करने के लिए, लेकिन आप इधर नहीं सोच रहे कि आपको नई लोकसभा के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाना, राम मंदिर को उसमें उनको ना बुलाना, कई ऐसे प्रश्न हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा है आपका ये सारी चीज हट करके आप आखिर के चुनाव में देखिए, अभी 3-5 राज्यों के चुनाव में क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पर ये मुद्दे से हट जाती सत्तारूढ़ पार्टी, उसका भी भगवान को लेके आती है। तो वाई सो, और ये भी बहुत जल्दी जो भी लेकर आती हो लेकिन रिजल्ट तो वो देखने को मिलता है ना, जो भी सत्ता पक्ष चाहता है। एक बात बताइए जैन साहब, आपने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में भारतीय जनता पार्टी आई, अब उसने जो भी रणनीति बनाई हो सर बहुत अच्छी चीज है। हम यही कह रहे हैं कि जब मुद्दाहीन हो जाती है तब आप उस चीज को जो आदमी की एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है उसको लेकर के आते हैं, उस पर आप जीतते। चुनाव जीतना हारना ही सब कुछ नहीं होता है वक्ता जी, ठीक है। आप क्या इसको आप नॉर्थ में और साउथ में बांटने जा रहे हैं, तो नहीं आप साउथ में जीत रहे हैं। बहुत चीजें हैं, अभी आपको बहुत पता, हमने फिर कहा इतने अप्रत्याशित परिणाम आएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। राजलक्ष्मी जी, कितने अप्रत्याशित परिणाम आएंगे बताइए, क्या लगता है आपके विश्लेषण के आधार पर? जी देखिए, ऐसा है कि अभी जो पिछले महीने जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, और आप अगर ऐसा देखेंगे तो कांग्रेस केवल 1 राज्य में जीत पाई है और उनकी 4 राज्यों में हार हुई है। और ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी जो मिजोरम में, जहां पर वैसे तो अगर आप देखेंगे तो उनका पूरी तरीके से उनका फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए था, जहां पर वो सत्ता में वापस आने चाहिए थे, वहां पर जो उनकी हार हुई है उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वहां पर तो सबसे ज्यादा उनकी हार हुई है ऐसे देखा जाए तो देखिए उनकी जो भी स्ट्रैटेजी रही है कांग्रेस की, वो जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तो आप देखें कि उसका कुछ असर हुआ ही नहीं है इस इलेक्शन में। और ऐसा देखा जाए तो फिर वो जिन पर कह रहे थे कि वो इन सभी जातियों के लिए या ओबीसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनको तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और ओबीसी और महिलाओं ने और आदिवासियों ने, उन्होंने ही उनको सबसे ज्यादा वोट दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में न आने वाले चुनाव में ऐसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो ये ओबीसी की जो फैक्टर वो कह रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही गलत मुद्दा उठाया हुआ है, तो उसका फायदा उल्टा इतने वर्षों से भी और इस इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को ही हुई है। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है, तो कांग्रेस या कोई भी और उनके जो गठबंधन में है वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे ये स्थिति बदले। ये जो पूरी जो हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं, तो उसको उल्टा ये लोग क्या कह रहे हैं कि बार बार उसके लिए वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा अटैक किए जा रहे हैं कि कहते हैं कि मतलब हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी जो बार बार अटैक कर रहे हैं, तो उनके लिए और वो मुश्किलें ही पैदा कर रहे हैं। एक तो उनकी कहीं पे भी गठबंधन ठीक से बन नहीं रही है, उनकी स्ट्रैटेजी कोई भी पार्टी के साथ में कहीं पे भी ठीक से जमती हुई नजर नहीं आ रही है, और ना ही उनकी कोई ऐसी दूसरी कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है
जिसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी को हटा सके। तो पूरे जो बड़े बड़े जो संख्या में जो जहाँ जिन राज्यों में सीट्स हैं वहां पर आप अगर देखेंगे तो पूरा जो वर्चस्व है आज बीजेपी का लग रहा है। तो मुझे बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है कि कोई बीजेपी को यहाँ से हटा सके। ठीक है प्रखर जी, जाते जाते आपसे एक सवाल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमें नतीजे देखने को मिले, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में यही हालत कांग्रेस पार्टी की? देखिए, अगर 4 राज्यों का रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले बीजेपी से। साउथ में बीजेपी है नहीं, बंगाल में बीजेपी है नहीं, पंजाब में बीजेपी है नहीं। ठीक है, क्या लगता है आपको बीजेपी आ जाएगी इन सब में अगर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं आएगी। ऊपर से इन सब मुद्दे, बेरोजगारी चरम पर है। बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर है कि एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं सर इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल लड़ने वाले हैं। मैं आपको कोट करके बोल रहा हूँ, एक साथ है इंडिया, एक साथ लड़ेगा। और इंडिया गठबंधन में इनकी तरह नहीं 2-3 सीटों वाली पार्टियां हैं, हमारे यहाँ वो पार्टियां। सर अगर इतना वक्त लगाएंगे तय करने में तो फिर पार्टियों को भी तो चुनाव प्रचार करने के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में सपा को हम सब है, हमारी है, हम जिस प्रदेश में है इंडिया गठबंधन में वो पार्टी है। लेकिन आप बाकी की पार्टियों को क्या उतना वक्त दे पाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? इतना अगर देर करेंगे प्रखर जी? इंडिया गठबंधन में वो पार्टियां हैं जो अपने प्रदेश में या तो मुख्य विपक्षी दल है या सरकार में है। हम इनकी पार्टियों की तरीके नहीं, इनको तो 38 पार्टियों का भी नाम नहीं पता होगा। अगर बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लूं 38 पार्टियों का नाम बताते तो नहीं बता पाएंगे अभी। ठीक है, तो आपकी स्थिति आपको लगता है लोकसभा चुनाव में विधानसभा से ज्यादा बेहतर है? मैंने आपको बता दिया, साउथ में बीजेपी है नहीं, पंजाब में बीजेपी है नहीं, बंगाल में बीजेपी है नहीं। ठीक है, राजेश जी, जाते जाते आपका एक कमेंट। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस से इस बार पार्टी सत्ता में सत्ता हासिल करके उस आपको तो उखाड़ फेंकने की उसकी बात है। मैं 1 मिनट में बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन अच्छी से चुनाव लड़े ना तो बीजेपी को हरा देगी। ठीक है, राजलक्ष्मी जी जाते जाते कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब चुनाव जो है 2 महीना बचा हुआ है। हाँ। साउथ को लोग उत्तर से कैसे जोड़ेंगे? साउथ को लोग उत्तर वाले के कहते हैं कि हिंदू के जो लोग है ना, हिंदू के जो देवी देवता है वो एड्स है, वायरस है। और इसके बाद कहते क्या है कि हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करता है हिंदू। ठीक है राजेश जी, ठीक है। राजलक्ष्मी जी जाते जाते क्या आपकी एक प्रतिक्रिया? जी देखिए, इस इलेक्शन में अगर ये अलायंस को, इस गठबंधन को अगर जीतना है तो सबसे बड़ा काम कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर है उन राज्यों में जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। और इन राज्यों में आप देखेंगे तो सबसे कमजोर है कांग्रेस। ठीक है, रीजनल पार्टीज भले ही अच्छा तरीके से परफॉर्म करें लेकिन कांग्रेस की वजह से। ठीक है राजलक्ष्मी जी, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। नीरज जी जाते जाते आपकी एक प्रतिक्रिया। अभी आपको जल्दी है, अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हमको पहले मंदिर का स्थापना होने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं कि बीजेपी को डायरेक्ट जो है वार करते हैं और कहते हैं कि इसे ही प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।